नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद मनीष सिसोदिया के घर पहुंची सीबीआई। हरदा की युवती के अपहरण मामले में नया मोड़। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पर गंभीर आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मिला जान से मारने की धमकी। फेसबुक पर शेयर किया पोस्ट। सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस को आपने बताया नौटंकी। बीजेपी बोली सच आएगा सामने। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम आने के बाद बीजेपी हुई अरविंद केजरीवाल पर हमलावर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने से पहले सीबीआई ने राष्ट्रपति की मंजूरी ली थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने 19 अगस्त यानी शुक्रवार को छापा मारा था। ये छापेमारी एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई थी। सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई ने राष्ट्रपति से पूर्व अनिवार्य मंजूरी हासिल कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ 17 अगस्त को राष्ट्रपति कार्यालय से 17A की मंजूरी मिलने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 में कथित अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने से पहले सीबीआई ने राष्ट्रपति की अनिवार्य मंजूरी हासिल कर ली थी। इस मामले से परिचित लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। जांच एजेंसी ने अन्य आरोपी के खिलाफ भी नियमित लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में एक विधायक की जांच के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। मध्य प्रदेश के हरदा में बीते दिनों नगर की एक ही परिवार से युवती के गायब हो जाने पर हरदा पुलिस ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सौरभ बिश्नोई नामक शख्स पर अपहरण का आरोप लगाकर युवती के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन बीते दिनों सोशल मीडिया पर अचानक एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वो युवती मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, हरदा नगरपालिका अध्यक्ष पति सारुज कमेडिया और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाती नजर आ रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो को कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट किया और मुख्यमंत्री से वीडियो का सच जानने की मांग करते हुए दोनों को सुरक्षा देने की मांग की। इस वीडियो में युवती ने ये कहा कि वह अपनी मर्जी से सौरभ के साथ रह रही है और उन दोनों ने शादी भी कर ली है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के चलते उनकी जान को खतरा है। उन्होंने सुसाइड तक कर लेने की धमकी दी है। इस मामले में जब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमलनाथ पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए सभी आरोप गंभीर रूप से बेबुनियाद हैं। मैं युवक और कांग्रेस पर मानहानि का दावा करूंगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरदा में रहने वाली युवती 29 जुलाई को लापता हुई थी। इसके संबंध में परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने हरदा में सौरभ बिश्नोई के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार उन्हें फेसबुक पर मैसेज के जरिए पोस्ट करके सिर काटने की धमकी दी गई है। इस फेसबुक पोस्ट में अपशब्द लिखकर कहा गया कि सिर काटने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह धमकी आत्म प्रकाश पंडित के फेसबुक पेज से दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही जिस फेसबुक प्रोफाइल से सीएम योगी को धमकी मिली, उसका ओनर आत्म प्रकाश खुद को ही पुलिस के पास पहुंच गया और उसने पुलिस को जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के साथ साथ इंटेलिजेंस यूनिट और जेडो विभाग भी सक्रिय हो गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आत्म प्रकाश नाम के शख्स के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस नाम से फेसबुक पेज बनाया गया। इसी पेज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर काटने की धमकी दी गई। इसके अलावा उनका सिर काटने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने की धमकी
बात की गई। मुरादाबाद नगर के पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि जिस फेसबुक पेज से धमकी मिली है उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर पाकिस्तान का झंडा लगा है। इस मामले को लेकर फेसबुक को ईमेल किया गया है और इस पेज के बारे में जानकारी मांगी गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। सीबीआई की तरफ से ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। कथित आबकारी घोटाले मामले में डिप्टी सीएम समेत 13 लोगों के खिलाफ ये सर्कुलर जारी हुआ है। वहीं अब इस मामले पर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक और बीजेपी सच के सामने आने की बात कह रही है, तो वहीं आप पार्टी के नेता अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे नौटंकी बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि दाल में अब कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने का इंतजार करें। सीबीआई बताएगी कि क्या मिला और क्या नहीं। उनके घर से 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल तो दूर की बात है, पहले इस घोटाले पर सब साफ हो जाने दीजिए। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने इस लुकआउट नोटिस पर बात करते हुए कहा कि जो चोर होता है वही शोर मचाता है। मनीष सिसोदिया सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लुकआउट नोटिस का मतलब ये नहीं कि पुलिस आपको खोज रही है। इसका मतलब है कि जिस पर आरोप है वो देश को छोड़कर ना चला जाए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस को जब उन्हें पकड़ना होगा पकड़ लेगी। प्रवेश वर्मा ने आप पार्टी के नेताओं द्वारा इसे नौटंकी बताए जाने वाले बयान पर कहा कि जब तक सीबीआई सारे सबूत नहीं लेकर आएगी इनको ड्रामा ही लगेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन भाजपा लगातार इस घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। भाजपा के राष्ट्रीय दिग्गज नेता से लेकर दिल्ली प्रदेश के नेता तक सिसोदिया के साथ साथ बल्कि यूं कहें कि कई बार सिसोदिया से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चले अन्ना आंदोलन से निकलकर हुआ था। अन्ना आंदोलन के दौरान बनी छवि के सहारे ही अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं और साथ ही पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर हैं। पार्टी के गठन से ही अन्ना हजारे के केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। पार्टी के गठन के बाद विभिन्न वजहों से केजरीवाल के कई करीबी या तो पार्टी से निकल गए या फिर खुद ही पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में पुराने दिग्गज सहयोगियों की बात की जाए तो आज केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार चलाने वाले मनीष सिसोदिया बचे हैं या फिर पार्टी संगठन को खड़ा करने की कोशिश में जुटे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। हालांकि इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के संगठन का ढांचा कहिए या काम करने का अंदाज अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र लोकप्रिय चेहरा नजर आते हैं और यही वजह है कि जिन राज्यों में आप विस्तार की कोशिश कर रहे हैं वहां केजरीवाल ही पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी और सबसे ज्यादा करीबी दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बना दिया और अगर ऐसे में इस घोटाले की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंची तो जिस छवि के सहारे वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं या पार्टी के विस्तार के अभियान में लगे हैं वह छवि तार-तार हो जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़कर राजनीति में आने वाले केजरीवाल भी अगर भ्रष्टाचार के मामले में ही फंसते नजर आए तो उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। फिलहाल भले ही उनकी पार्टी उनका साथ देती नजर आ रही है, लेकिन अगर केजरीवाल इस मामले में फंसते नजर आए तो आम आदमी पार्टी के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
टैंग 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की स्थिति के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा, भारत सरकार कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को गलीचे के नीचे धकेलना चाहती है, क्योंकि उसकी कठोर नीतियों की वजह उन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण टारगेट किलिंग हुई जिन्होंने भागने का विकल्प नहीं चुना।
सरकार हमें दुश्मन के रूप में मुख्य धारा में देख रही है, जिस वजह से मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। एक और ट्वीट में महबूबा ने लिखा, चोटी गांव में आज सुनील कुमार के परिवार से मिलने की मेरी कोशिशों के प्रशासन ने नाकाम कर दिया। इसी प्रशासन का दावा है कि हमें लॉक करना हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, जबकि वह खुद घाटी के कोने कोने में जाते हैं। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने आप विरोधी प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के समर्थन में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में नाकाम रही। इस पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी गैंग वास्तविक भ्रष्ट कृत्य में संलिप्त पाए गए और वो न्याय के दायरे में लाए जाने के हकदार हैं। महबूबा ने एक ट्वीट के जरिए कहा, दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी हितों से ऊपर नहीं उठ सकती है, क्योंकि आप एक धुर विरोधी है। वह खुद भी ईडी की कार्रवाई की पीड़ित रही हैं, फिर भी बीजेपी के दुष्प्रचार में शामिल हो रही हैं। नोएडा में एक महिला का गार्ड के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला गार्ड को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने सोसाइटी के गार्ड्स की पिटाई भी की। वहीं बिहार के गार्डों को भी महिला अपशब्द कह रही है। वहां मौजूद लोगों की माने तो गेट खोलने में देरी की वजह से महिला भड़क गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। नोएडा के इस वीडियो में एक महिला सोसाइटी का गेट देरी से खोले जाने के कारण एक गार्ड से बदतमीजी करती नजर आ रही है। वीडियो करीब 2 मिनट से अधिक का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने मामले का संज्ञान भी लिया। महिला का वीडियो जेपी ग्रीन विश्व सोसाइटी का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला गार्ड का हाथ पकड़ते हुए ही और गार्ड महिला के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। हालांकि महिला शराब के नशे में थोड़ी देर बाद अभद्र भाषा का उपयोग करती सुनाई दे रही है और बार बार गार्ड का कॉलर भी पकड़ लेती है। महिला की बदतमीजी के बाद गार्ड नाराज होकर नौकरी छोड़ने तक की बात कह रहा है। वहीं वीडियो में महिला की भद्दी गालियों के साथ ही उसके एक्शन से समझा जा सकता है कि काफी गुस्से में है वो महिला। इस दौरान वो गार्ड को गालियां दे रही हैं। अब नोएडा सेक्टर 126 थाने ने महिला के इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का वीडियो नोएडा से वायरल हुआ हो। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं देखी गईं जिसमें कुछ गार्ड और सोसाइटी के लोगों के बीच अनबन हुई। वहीं बीते दिनों नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का मामला अब चर्चा में बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि युद्ध किसी भी देश के लिए विकल्प नहीं है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत के साथ स्थायी शांति चाहते हैं। शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के माध्यम से भारत के साथ स्थायी शांति चाहता है, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए कश्मीर मुद्दे को हल करने का विकल्प नहीं है। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बात करते हुए पीएम शरीफ ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर मुद्दे के समाधान से जुड़ी है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया कि हम बातचीत के जरिए भारत के साथ स्थायी शांति चाहते हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हमलावर नहीं था, लेकिन उसकी परमाणु संपत्ति और प्रशिक्षित सेना उसका प्रतिरोध है। इस्लामाबाद अपनी सेना पर अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए खर्च करता है, ना कि आक्रमण के लिए। बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में व्यापार, अर्थव्यवस्था और अपने लोगों की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अक्सर कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से निकलने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए देश का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत ने यह भी कहा कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है।
14 अगस्त को जब पाकिस्तान 75 वर्ष हो गया हो, तब शरीफ ने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका में एक निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 1960 के दशक में देश अपनी किशोरावस्था में आशा और वादे से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी नियति के साथ एक तारीख थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को व्यापक रूप से अगला एशियाई टाइगर बनाने के लिए तैयार माना जाता था। हालांकि 2022 में पाकिस्तान ने खुद को अपने नवीनतम आर्थिक संकट में फंसा पाया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के हमीरपुर जिले में आई बाढ़ के बाद फंसे 22 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण सुबह कांगड़ा जिले में चक्की पुल के ढह जाने के बाद जोगिंदर नगर पठानकोट मार्ग के बीच ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई। रेलवे प्राधिकारियों ने पुल को असुरक्षित घोषित किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और कहा कि प्रशासन प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चंबा जिले में बारिश के कारण भूस्खलन होने के बाद एक मकान के ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। चंबा जिले के आपातकालीन अभियान केंद्र ने बताया कि चौबारी तहसील के बनेत गांव में शनिवार तड़के करीब 4:30 बजे भूस्खलन हुआ, जिसके बाद मकान ढह गया और 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ और एसपी कुमारी इल्मा अफरोज ने कहा कि पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण लापता हुए 15 लोगों को बचाने और निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। 5 शव भी बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों ही मलबे में दबे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर और शिमला जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वही अधिकारियों ने बताया कि मंडी जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य लोगों के मारे जाने की आशंका है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंडी में शुक्रवार रात मंडी कटोला पाराशर मार्ग पर बागी नाले में एक लड़की का शव उसके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बाढ़ में लड़की के परिवार के 5 सदस्यों के भी बहे जाने की सूचना है। विभाग के अनुसार बादल फटने के बाद कई परिवारों ने बागी से पुराने कटोला क्षेत्र के बीच स्थित अपने घरों को छोड़ दिया और सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। अधिकारियों ने बताया कि गोहर विकासखंड के काशान गांव में भूस्खलन के बाद एक परिवार के 8 सदस्य उनके घर के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि बहरहाल उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम लोग जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने लुकआउट सर्कुलर को नौटंकी करार दिया। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की रेड में कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा और हेल्थ मॉडल से बीजेपी डरती है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, गिरफ्तार करना है तो कर लो, बताइए कहां आना है। हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं, जेल में डालना है तो डाल दो, लेकिन काम रोक पाओगे क्या? जनता जान गई है कि नेताओं से क्या काम लेने हैं। उन्होंने दावा किया कि एक्साइज पॉलिसी सिर्फ बहाना है। 14 घंटे की रेड में कुछ भी नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि एक पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सब तलाश लिए, मेरा कंप्यूटर और फोन जब्त कर लिया, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जांच कीजिए, पूरा देश देख रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी सरकार की घोटालों की जांच में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा होता तो गुजरात में एक्साइज की 10,000 करोड़ रुपए की चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए के खर्च से बनी सड़क 5 दिन में धंस जाती है, तब जांच नहीं होती है। मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं यहीं बैठा हूं, आप बताइए मुझे कहां आना है। सिर्फ नौटंकी है। मोदी सरकार की दिलचस्पी इस बात में है कि अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। 2024 में केजरीवाल को रोकना ही इनका मुख्य मकसद है।
उन्होंने दावा किया कि महंगाई और बेरोजगारी में मोदी बताएं कि क्या समाधान है। वो बताएं कि देश को कैसे नंबर 1 बनाएंगे। एक्साइज सिर्फ बहाना है, असल में इनकी दिलचस्पी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेहतर काम कर रहे केजरीवाल को रोकना है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम को लेकर एक्शन में जुटी असम पुलिस के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गोलपारा जिले से अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों के पास से पुलिस को जिहाद से संबंधित सामग्री भी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप टीम और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े हैं। इन दोनों को शनिवार यानी कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत की जांच में ये बात भी सामने आई कि ये संदिग्ध आतंकी देश के कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं और कई बैठकों में हिस्सा भी लिया है। इस मामले पर एसपी वीवी राकेश रेड्डी ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों आतंकियों की पहचान अब्दुल सुभान और जलालुद्दीन शेख के रूप में हुई है। अब्दुल शबान तिकोनिया शांतिपुर मस्जिद का इमाम है, तो वहीं जलालुद्दीन शेख असम में इसी जिले में तिलापारा नतुन मस्जिद का इमाम है। इन लोगों ने बांग्लादेश से आए जिहादी आतंकियों को सरल सहायता के साथ साथ उन्हें ठहरने के लिए जगह भी दी। इसके अलावा इन लोगों ने गोलपारा में स्लीपर सेल की भर्ती के लिए अलकायदा के सदस्य होने की बात भी कबूली। एसपी रेड्डी ने बताया कि इन आतंकवादियों का अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के बारपेटा और मोरी गांव मॉड्यूल से सीधा संबंध है और घर पर तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आईडी कार्ड के साथ साथ अलकायदा जिहादी सामग्री, पोस्टर समेत बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। देश के 5 राज्यों से तबाही की खबर सामने आ रही है, जहां 24 घंटे में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 33 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लापता हैं। हिमाचल में 22 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक तबाही मंडी, कांगड़ा और चंबा में हुई। वहीं उत्तराखंड में 4 ने जान गंवाई। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को बचाने की मुहिम जारी है। धर्मशाला में बारिश ने 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां शुक्रवार और शनिवार को 333 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले साल 6 अगस्त 1958 को 24 घंटे में 316 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इसी बीच ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में सुबह कुछ पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिली। एसडीआरएफ की टीम ने 13 पुरुष, 13 महिला, 3 बच्चों और एक पालतू कुत्ते को रेस्क्यू कर बचाया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि सभी 29 पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एम्स के पैनल ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के इलाज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने से इनकार किया है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले जयललिता डायबिटीज, चक्कर आने, सूजन, चिड़चिड़ेपन, हाइपोथायराइड और क्रोनिक ब्रोंकोइटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित थी। दरअसल बीमार होने के बाद जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनकी मौत हुई थी। 30 नवंबर 2021 को जयललिता की मौत का कारण जानने के लिए न्यायमूर्ति अरुमो ने आयोग की सहायता के लिए 6 सदस्यीय पैनल गठित किए। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेठ के नेतृत्व में बने पैनल ने अपोलो अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड्स की छानबीन की। इसके साथ रेडियोलॉजी से संबंधित जांच के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने से पहले जयललिता अंगूर, केक और मिठाइयां खा रही थीं। डॉक्टर शिव कुमार ने 19 सितंबर 2016 को जयललिता के स्वास्थ्य की जांच की थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 22 सितंबर 2016 को सीएम हाउस में एम्बुलेंस बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अस्पताल में भर्ती कराने से पहले जांच में डॉक्टरों ने पाया कि जयललिता अपने होश में नहीं, उनका ब्लड प्रेशर और नब्ज भी अस्थिर थी। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात हुई दुर्घटना की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। गठित समिति घटना की परिस्थितियों में हुई भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, मंदिर परिसर में व्यवस्था सुधार को लेकर जांच करेगी और अपने सुझाव देगी। मंडलायुक्त अलीगढ़ गौरव दयाल समिति के सदस्य होंगे। पूरे घटनाक्रम की जांच 15 दिन में पूरी करके रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा आदेश जारी किया गया है। मथुरा के वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ का दबाव बढ़ जाने से हादसा हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसा प्रशासन और पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। जिस वक्त ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में यह हादसा हुआ, उस वक्त जनपद के 3 बड़े अधिकारी, डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त मंदिर की ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे। बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों के अनुसार अधिकारियों के परिजन छत पर बनी बालकनी से दर्शन कर रहे थे। परिजनों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की ओर से ऊपरी मंजिल के गेट को नीचे से बंद करा दिया गया था। एक सीओ स्तर के अधिकारी को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया था। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस समय मंदिर के कुछ सेवायतों के साथ श्रद्धालु भगदड़ से बचने के लिए ऊपरी मंजिल पर जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वहां तैनात रहे सीओ एवं पुलिस कर्मियों ने लोगों को ऊपरी मंजिल पर नहीं जाने दिया। इससे लोगों को बचाने में परेशानी आई। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्र नगर के दुल गांव निवासी भारतीय सेना के जवान नायक अमित कुमार की बीमारी के चलते मौत हो गई। अमित जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में पंजाब रेजिडेंट में नायक के पद पर सेवारत थे। बीते 3 दिन पहले अमित की अचानक तबीयत खराब हो गई। उपचार के लिए उन्हें कमांड अस्पताल चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था। अमित को अल्सर हो गया था, जिसका ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह 8 बजे जवान का पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर पृथक गांव दुल पहुंचा। घर के आंगन में अर्थी पहुंचते ही गांव में चीख पुकार मच गई। अमित की पत्नी मनीषा और परिजनों के होश उड़ गए। गांव में चीख पुकार के साथ साथ भारत माता जय के नारे भी गूंज रहे थे। पति के पार्थिव देह पर घर पहुंचते ही मनीषा बेसुध हो गई। मनीषा गर्भवती है। उसका 1.5 साल की एक मासूम बेटी सीजल को नहीं पता कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मनीष ने दुल्हन का जोड़ा पहनकर पति को अंतिम विदाई दी। अमित की माता गौरी और पिता जोगिंदर का रो रो कर बुरा हाल है। अपने लाडले को खो देने का गहरा सदमा लगा है। दुल गांव स्थित हनुमान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग शव यात्रा में शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।